हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी हिंदी मीडियम में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आप इन क्वेश्चंस को करके चले जाओ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा भाई। 100% आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे हम आपको टाइम टू टाइम जो है फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने। देखो भाई, हम ज़्यादा यहाँ पे फालतू की बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट जो अपने मेन क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर हम डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र के विभिन्न मॉडलों पर चर्चा करें। भारत के लिए लोकतंत्र का कौन सा मॉडल सबसे उपयुक्त है? इसका मतलब है कि लोकतंत्र के कितने मॉडल होते हैं, कितने प्रकार हैं, और इंडिया यानी कि जो हमारा भारत है उसके लिए सबसे बेहतर मॉडल कौन सा है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई, लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र होता है सरकार चलाने का जहां पर खुद जो नागरिक होते हैं वो सरकार में मतलब अपना वोट डालें, मतलब अपने में से कोई बंदा होगा उसको वोट डाल के चुनेंगे अपने प्रतिनिधि को और वो सरकार चलाएगा। तो लोकतंत्र लोगों के लिए ही शासन होता है, लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रकार है उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप उसमें क्या बताओगे? आइए देखते हैं। ये पहला मॉडल है। तो इसमें क्या होता है, उदारवादी लोकतंत्र में क्या होगा, जिस भी देश में उदारवादी लोकतंत्र होगा वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी। ठीक है, लोगों को एक आज़ादी होगी, नागरिकों के पास अधिकार होंगे, और सत्ता जो है उसमें यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपना मनमाना काम कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, आपको पता है सरकार के ये 3 अंग होते हैं। इनके बीच शक्तियों का पृथक्करण, जांच और संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जहां पे उदारवादी लोकतंत्र होगा वहां पे जो सरकार के तीनों अंग होते हैं उनके बीच में शक्तियों का विभाजन भी रहेगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। समय समय पर जांच भी होती रहेगी सरकार कैसा काम कर रही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी होंगे जब ऐसा लोकतंत्र होगा, और न्यायपालिका भी स्वतंत्र होगी, यानी कि न्यायपालिका के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो भी पूरी तरीके से जो है भाई यहाँ पे स्वतंत्र रहेगा, और कानून का शासन होगा। यहाँ इस कानून के शासन का मतलब होता है कि कानून की नज़र में सबको बराबर समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो आपका यूके है, ब्रिटेन है, इसको आदर्श उदार लोकतंत्र माना जाता है। यानी कि अगर आपको एग्जाम्पल जानना है कि जो उदार लोकतंत्र कहाँ पर है तो आप अमेरिका और यूके ले लो, यूनाइटेड किंगडम, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती है और प्रतिस्पर्धी राजनीतिक प्रणालियों पर भी जोर दिया जाता है। यानी कि प्रॉपर वहां पे कंपटीशन भी रहता है, मतलब वहां की सरकारों के बीच में, और लोगों को आज़ादी भी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत के लिए अगर हम देखें तो भारत ने उदार लोकतंत्र की कई विशेषताओं को अपनाया है। भारत क्या करता है, किसी एक प्रकार के मॉडल पर नहीं चलता। भारत सभी को देखता है कि भाई कौन कौन सी चीजें कहाँ पे अच्छी हैं, और भारत कोशिश करता है उन सभी चीजों को अपने यहाँ पे शामिल करें। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार है इंडिया में, जो भी 18 साल से ऊपर है, 18+ है। और कई ऐसे संवैधानिक अधिकार हैं जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि हमारा जो भारत देश है उधर भी यही उदार लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। फिर आता है सहभागी लोकतंत्र। सहभागी लोकतंत्र में क्या होता है भाई, आइए अब इसको भी समझते हैं। तो देखो, सहभागी लोकतंत्र में क्या होगा, पार्टी, यहाँ पे आपको मैं इसकी विशेषताओं के ऊपर लेके चलता हूँ, वहां से आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। देखो, केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों, यानी कि इसका सिंपल मतलब होता है नेता। ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होता है? नेता। तो केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों पर निर्भर रहने की बजाय निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भी प्रत्यक्ष भागीदारी होगी भाई। समझ रहे हो? एक तो वो लोकतंत्र है जहां पे आपने किसी को वोट डाला, वो आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन इस वाले में क्या होगा कि केवल चुना हुआ नेता ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेगा प्रॉपरली। ओके, तो ये इस तरीके से काम करता है। फिर इसमें
लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनमत संग्रह करवाना। अब जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है कि भाई जनता से आप पूछ रहे हो कि क्या आप इस मुद्दे पर सहमत हो या असहमत हो, तो जनता बताएगी यस या नो, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। सार्वजनिक परामर्श और नागरिक सभा जैसे उपकरण शामिल है, यानी कि नागरिकों की एक सभा बुलाना या लोगों से पूछना जनमत संग्रह करवा के, तो इस तरीके से ये काम हो सकता है। फिर आते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपको बताऊं, स्विट्जरलैंड एक देश है, ये उसके तिरंगा कह रहा हूं, उसका जो झंडा है उसका ये सिंबल है। तो स्विट्जरलैंड अक्सर जनमत संग्रह कराने के लिए जाना जाता है। बहुत ज्यादा जनमत संग्रह वहां समय समय पर होते रहते हैं, क्योंकि वहां की सरकारें नागरिकों को भी इंपॉर्टेंस देती है, जिससे नागरिकों को प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर भी मतदान करने का मौका मिलता है। मान लो कोई बहुत बड़ी पॉलिसी बनानी है तो नागरिकों से भी पूछा जाएगा कि यस और नो, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे आता है भाई, अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे भारत के लिए, अगर देखोगे इसमें से क्या कुछ है, तो भारत ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत और नगर पालिका, ये तो आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में भी कभी पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय शासन निकायों के माध्यम से सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। कैसे? क्योंकि पंचायत होती है वो गाँव की होती है ना, अब गांव के ही तो लोग वहां पे पंचायत में काम करेंगे, निर्णय लेंगे, तो ये भी एक तरीके से सहभागिता ही है। हालांकि स्थानीय स्तर पर जनमत संग्रह या सार्वजनिक परामर्श को प्रोत्साहित करके सार्वजनिक भागीदारी के दायरे का विस्तार किया जा सकता है। अभी भी जनमत संग्रह के आधार पर इतने जो डिसीजंस हैं वो नहीं लिए जाते, लेकिन पंचायत के माध्यम से ग्रामीण लेवल पर लोगों को भी सरकार के साथ मुख्यधारा में जोड़ा गया है, ये तो आप समझ सकते हो। अब हम अगले प्रकार पे आते हैं, विचार विमर्श पूर्ण लोकतंत्र। देखो नाम से पता चलता जा रहा होगा आपको, विचार होगा, विचार विमर्श होगा, बातचीत होगी, ठीक है, इस वाले लोकतंत्र के प्रकार में। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। नीतिगत निर्णय लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी पॉलिसी को बनाने से पहले होगा क्या यहाँ पे भाई, प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के बीच तर्कपूर्ण बहस और संवाद करवाया जाएगा। यानी कि एक तरफ आपका नेता, एक तरफ बैठा होगा स्पेशलिस्ट उसका, कोई भी मतलब पॉलिसी का, आप उसके साथ बहस करोगे, आप बताओगे क्यों आप सही हो, और वो सामने वाला आपको बताएगा क्यों आप गलत हो। प्रॉपर एक डिबेट चलेगी, विचार विमर्श होगा। तो केवल मतदान या सत्ता की राजनीति के बजाय आम सहमति के निर्माण के माध्यम से नीतियों तक पहुंचने का प्रयास करना, मींस लोगों को वहां पे देखना कि भाई विचार विमर्श करो, सिर्फ ये नहीं है कि आपको चुन लिया तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको सभी को देखना है, विचार विमर्श करना है, बातचीत करनी है, उसके बाद में कोई भी डिसीजन पे आना है। तो नागरिक सभाओं और सार्वजनिक मंचों का उपयोग जटिल मुद्दों पर चर्चा के लिए किया जाता है। मान लो एक बहुत बड़ा मंच लगाया है, वहां पे सभी नेता लोग आएंगे, सभी विशेषज्ञ आएंगे, पूरी जनता बैठेगी और वहां पे सवाल जवाब चलेंगे, विचार विमर्श चलेगा। तो ये वाला इसका एग्जाम्पल है। होगा क्या, नीतिगत निर्णयों में साक्ष्य और तर्क के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। मींस अगर आप विचार विमर्श कर रहे हो, आप सिर्फ बेबुनियाद बातें नहीं कर सकते, आपको वहां पे प्रॉपर साक्ष्य देने पड़ेंगे, फैक्ट बताने पड़ेंगे, और पूरे एकदम फैक्चुअल बातों के साथ आपको अपनी डिबेट करनी होगी, बातचीत करनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए कनाडा और आयरलैंड ने गर्भपात अधिकारों, यानी कि जो अबॉर्शन के राइट्स होते हैं, और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए नागरिक सभाओं का उपयोग किया है। क्या किया गया था कनाडा और आयरलैंड में, जैसे अबॉर्शन होता है तो उसका जो राइट है वो क्या होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए, या फिर जो चुनाव में सुधार अगर कुछ करने हैं तो वो क्या है, कैसे होंगे, इन टॉपिक्स पर यहाँ के जो देशों की सरकारें हैं उन्होंने नागरिकों से पूछा है जाके, ठीक है। तो नागरिक सभाएं करवाई हैं आयोजित। भारत के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है, तो देखो भारत में भाई देखो संसदीय समितियों जैसी विचार विमर्श करने वाली संस्थाएं हैं। देखो मान लो अगर संसद है तो वहां पे संसद की समिति भी होती है भाई, और वो समिति विचार विमर्श करती है और देखती है कि ये सही है या गलत है। लेकिन नीतिगत चर्चाओं में अधिक सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके उनके कामकाज में सुधार किया जा सकता है। लेकिन अभी भी डायरेक्टली हमारे लोकसभा राज्यसभा में जनता जाके नहीं बैठती है, ठीक है, हमारे प्रतिनिधि ही जाते हैं, ऐसे कोई नागरिक सभा नहीं होती। हालांकि विचार विमर्श के लिए संसदीय समितियां होती हैं। फिर आता है सामाजिक लोकतंत्र। अब ये भी नाम से पता चल रहा है सामाजिक कुछ होगा, इसमें कुछ सामाजिक कार्य होंगे, समाज के लिए कुछ होगा, ऐसा लोकतंत्र होगा, है ना। तो देखो पूरा सब्जेक्ट इतना इजी है, लोकतंत्र के ऊपर है, और आप बहुत आसान भाषा से इसको नाम से भी याद रख सकते हो।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक समानता के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है। यानी कि जो आपके पास आज़ादी है, सब समाज के अंदर जितने लोग हैं सभी को वो बराबर की आज़ादी मिली हो। सरकार जो है वो कल्याणकारी नीतियां बनाए, यानी कि ऐसी नीतियां जिससे समाज का भला हो, समाज का कल्याण हो, आर्थिक असमानता कम से कम हो, यानी कि सभी लोग जो हैं लगभग इक्वालिटी पे हो, कोई ज़्यादा अमीर ज़्यादा गरीब ना हो, समान अवसर मिले सभी को, है ना। अगर नौकरी निकाल रही है सरकार, सभी के लिए इक्वल नौकरी निकाले। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं, मीन्स हॉस्पिटल्स वगैरह हों समाज के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल्स कॉलेजेस हों, और श्रम अधिकार सबके बराबर हों। जितना एक पुरुष को सैलरी मिल रही है उतनी ही सैलरी एक महिला को भी दी जाए, ठीक है। तो ये आता है आपका सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत। एग्जाम्पल के लिए स्वीडन, नॉर्वे और अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों ने सामाजिक लोकतंत्र को लागू किया है, जिससे कि उच्च जीवन स्तर और समानता सुनिश्चित हुई है। नॉर्वे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये मानव विकास में भी शायद टॉप पे आता था, ठीक है। और इसका मेन रीज़न है कि ये हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान देते हैं और एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये दो रीज़न तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना सामाजिक लोकतंत्र में, कि स्वास्थ्य सेवाएं हो और आपकी शिक्षा हो, ठीक है। भारत के लिए क्या प्रासंगिक है इसमें से, तो देखो भाई, भारत की सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को देखते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत में क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत विषमता पाई जाती है। यहाँ पे बहुत भाई अलग अलग तरीके के अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, अलग कोई अमीर है कोई गरीब है। इसको देखते हुए भारत में इस चीज़ की नीड है कि भाई समाज का कल्याण हो। इसके लिए सरकार ने एक बार मनरेगा, जिसको रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है, और शिक्षा का अधिकार जैसे कार्यक्रम भारत में चलाए हैं, ताकि हमारे समाज का भला हो सके, हमारा समाज जो भारतीय समाज है वो आगे बढ़े। और भारतीय सरकार ने समय समय पर और भी ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जो कल्याणकारी नीतियां होती हैं। तो भारत में शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की प्रणाली ऐतिहासिक अन्याय को देखो, पहले क्या होता था, SC ST वाले लोगों को बहुत अन्याय का सामना करना पड़ता था। तो भारत सरकार ने इनको आरक्षण दिया, रिजर्वेशन दिया। आरक्षण के बाद क्या है, इनका कुछ सामाजिक रूप से कुछ तो इनका उत्थान हुआ होगा, कुछ तो भला हुआ होगा। तो ये भी तो एक एग्जाम्पल है सामाजिक लोकतंत्र का ही। फिर है भारत के लिए लोकतंत्र का कौन सा मॉडल सबसे उपयुक्त है। मैंने आपको 3-4 मॉडल बता दिए हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि भारत के लिए सबसे बेटर क्या है। तो आप अगर यहाँ देखो, भारत के पास ना चुनौतियाँ बहुत हैं, भारत के सामने आए दिन चुनौतियाँ आती हैं। तो इसको देखते हुए उदार लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र को मिलाकर जो एक मॉडल बनेगा वो बहुत अच्छा है। एक तो सरकार थोड़ी उदार हो, ठीक है, थोड़े अधिकार ज़्यादा हो लोगों के पास, और सामाजिक लोकतंत्र मीन्स कल्याणकारी सरकार हो, समाज का भला करे। क्योंकि भारत एक विशाल देश है भाई, इतना बड़ा अपना भारत देश है, इतनी विविधता है उसमें, मतलब इतने तरीके के कल्चर, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संतुलन बना पाना, बैलेंस जब ही बनेगा। भारत में उदार लोकतंत्र, तो देखो भाई, भारत का संविधान जो है वो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, कानून के समक्ष समानता देता है, धर्म की आज़ादी देता है, मौलिक अधिकार देता है। तो कहीं ना कहीं उदार तो है अपने यहाँ का लोकतंत्र। और हमारे यहाँ चुनाव भी स्वतंत्र रूप से होते हैं, हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी स्वतंत्र रहती है, और हमारे यहाँ पे कुछ मॉनिटरिंग करने वाली संस्थाएं भी होती हैं जो कि नज़र रखती हैं, जैसे चुनाव आयोग हो गया, ठीक है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं उदार लोकतंत्र की विशेषताएं हैं भारत के लोकतंत्र में, ये उसका एग्जाम्पल था। और सामाजिक लोकतंत्र के लिए भी भारत में आपको एग्जाम्पल दिखने को मिल जाएगा कि भारत ने गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सी नीतियां बनाई हैं भारतीय सरकार ने। मनरेगा जैसे आपको बताया था, रोजगार के लिए एक नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कि भाई सभी को जो है गेहूं मिले, राशन मिले, आयुष्मान भारत योजना जिससे सभी को भाई लगभग 5 लाख रुपए तक का इलाज मिले सरकारी अस्पतालों में। और ये कई कार्यक्रम ऐसे चलाए हैं जो गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद रहे हैं। तो आरक्षण नीतियां आप अगर देखोगे वो भी सामाजिक लोकतंत्र का ही एग्जाम्पल है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। व्यवहार में भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र, अगर आप यहाँ पे देखोगे भाई, पंचायती राज प्रणाली,
स्थानीय शासन सुनिश्चित करती है और जमीनी स्तर पर नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। कैसे कि भाई जब पंचायती राज सिस्टम आया हमारे इंडिया में तो क्या था, गांव के लेवल पर स्थानीय स्तर पर भी लोगों को भागीदारी मिले, लोगों की आवाज गूंजे, उसके लिए ये लाया गया। हालांकि सार्वजनिक परामर्श बढ़ाकर और स्थानीय शासन तंत्र को मजबूत करके सुधार की गुंजाइश है। अभी भी वो नागरिक सभाएं वगैरह वो सब तो नहीं होता, लेकिन हाँ पंचायती राज सिस्टम से कुछ हद तक तो गांव के लोगों की आवाज़ पहुंची है। विचार विमर्श लोकतंत्र की बात करें तो भाई संसद में विचार विमर्श तो होता है, संसद में बहस होती है, संसद की समितियां होती हैं जो जांच करती हैं, तो ये भी एक आप कह सकते हो विचार विमर्श वाला जो है कुछ विशेषताएं हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन अभी भी नागरिकों की भागीदारी उतनी ज़्यादा नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। हमारे प्रतिनिधि ज़्यादा वहाँ पे बैठे होते हैं, नागरिकों की भागीदारी कम होती है। और अगर मैं आपको बताऊं कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे इंडिया के अंदर, क्या है, सामाजिक असमानता। देखो भाई यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ क्या है। जाति, धर्म और क्षेत्रीय असमानताएं लोकतंत्र के लिए चुनौतियां पेश करती हैं। हमारे यहाँ पे अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं और अलग अलग क्षेत्र के लोग क्षेत्रवाद भी करते हैं, तो इससे लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरा है सांप्रदायिकता और लोक लुभावनवाद। कुछ लोग लुभावने वादे करते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पे भड़काते हैं और इसके नाम पे चुनाव में आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। फिर है कमजोर स्थानीय शासन। होता क्या है कि भाई पंचायत और नगर पालिकाओं में अक्सर पैसे की कमी रहती है, पैसा कम होता है, ठीक है, पावर कम होती है। फिर है न्यायिक और चुनावी सुधार की आवश्यकता। अभी भी हमारे लोकतंत्र में ज़रूरत है कि भाई हमारी न्यायपालिका में और सुधार हो और मजबूत हो, चुनाव में गड़बड़ी कम से कम हो, जो पैसा बांटा जाता है, जो भ्रष्टाचार होता है, जो क्रिमिनल लोगों को टिकट दे दी जाती है, वो सब ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे अब हमारा, और वो है संविधानवाद से आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि यह अवधारणा आज भी प्रासंगिक है? समझाइए। संविधानवाद, ठीक है, आइए देखते हैं संविधानवाद का मतलब क्या है। संविधानवाद का मतलब है जिसके अनुसार सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए और संविधान द्वारा शासन होना चाहिए। यानी कि किसी भी देश में संविधान को सबसे टॉप पे रखा जाए, सरकार के पास कम से कम पावर हो। यह कानून के शासन को बढ़ावा देता है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है और सत्ता का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना हो, इसको ये बढ़ावा देता है, ठीक है। और शक्तियों का जो बंटवारा हो केंद्र सरकार और राज्य स्तर के लेवल पर, यानी कि शक्तियां सिर्फ एक केंद्र सरकार के पास ना रहे, शक्तियों का बंटवारा हो। और सरकारी अधिकार कानूनी ढांचों द्वारा प्रतिबंधित हैं। इसका मतलब है कि भाई जो सरकार है उसके पास जो अधिकार है वो कानून के दायरे में रहकर उसका यूज़ करेगी। ऐसा नहीं है आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप एमपी हो तो आप कुछ भी करोगे। कानून का शासन होगा भाई, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सभी के लिए कानून बराबर चलेगा, समान कानून रहेगा। शक्तियों का बंटवारा होगा। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तीनों के बीच में शक्तियों को बांट दिया जाएगा। लगातार सरकार जो भी काम करेगी वो उसकी जांच होगी, प्रॉपर एक जांच होती है हमारे देश में, तो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। और नागरिकों के पास नागरिक स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार हैं, तो इस चीज़ की भी रक्षा होती है जहाँ पर संविधानवाद होता है, ठीक है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। संविधानवाद का मानना है कि शासन करने वालों को भी कानूनों का पालन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, कानून उनके लिए भी हैं भाई, जो संविधान में दिए गए हैं, उनको भी मानना चाहिए कानून को, ताकि जो शासकों या सरकारों द्वारा मनमानी कार्यवाही को रोका जा सके, कि कोई भी सरकार मनमानी अपनी कार्यवाही ना करे, अपने मन से सब कुछ ना करे। क्या संविधानवाद आज भी प्रासंगिक है? क्या आज भी ये आपको देखने को मिलता है देशों में? तो भाई बिल्कुल देखने को मिलता है संविधानवाद, कि भाई सबसे पहली बात तो है संविधान जहां पर होगा वहां पर अधिनायकवाद नहीं हो पाएगा, यानी डिक्टेटरशिप जिसको आप कहते हो, जैसे हिटलर हुआ करता था, वो अपने मन से सब करता था ना। अगर जिस देश में संविधानवाद होगा तो कोई भी नेता अपने मनमानी कार्य नहीं करेगा। कई लोकतंत्रों में क्या होता है, संविधान में निहित नियंत्रण और संतुलन अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को रोकता है, यानी कि संविधान कंट्रोल करता है सरकार की पावर को, कि वो कोई भी नेता अधिनायक ना बन जाए। तो इससे क्या होता है कि सत्ता सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होती, बल्कि सत्ता की जो शक्ति है, जो पावर है, वो डिवाइड हो जाती है। मानव अधिकारों की सुरक्षा भाई बहुत जरूरी है। संविधान होगा तो वो उसमें अधिकार भी होंगे, मानव अधिकारों की भी बात वो करेगा, जैसे आपकी बोलने की आज़ादी है, आपकी प्राइवेसी की आज़ादी है, समानता की आज़ादी है, मतलब आपको समानता का अधिकार है, आपको भी समान समझा जाए, तो इसके लिए भी संविधानवाद बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यायिक स्वतंत्रता,
देखो स्वतंत्रता न्यायालय की, न्यायालय का काम क्या होता है? संविधान की व्याख्या करना। तो संविधानवाद होगा जब ही तो न्यायालय भी अपना काम सही से कर पाएगा। अगर मान लो संविधानवाद ही नहीं होगा तो उसको, न्यायालय को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज क्या हो रही है, संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। फिर है विविधता और संघर्षों का प्रबंधन। जैसा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी कि सांस्कृतिक विविधता है, अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उनको संभालने के लिए संविधान बहुत जरूरी है, एक कानून जो सभी के लिए बराबर हो। और खासकर यहाँ पे आप देखोगे कि भाई संघवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर विविधता ज्यादा होती है। संघवाद में होता क्या है, बेसिकली केंद्र सरकार और राज्य लेवल की जो सरकार है उसके बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो हर राज्य के पास अपनी एक ऑटोनॉमी, अपनी एक शक्ति होती है, संप्रभुता होती है। जो मान लो साउथ इंडियन राज्य हैं जिनका कल्चर अलग है, और वो अपने हिसाब से वो फंड लगाएंगे, अपने राज्य का विकास करेंगे। तो हर राज्य को शक्तियां दी गई हैं अपने हिसाब से, ठीक है। फिर है वैश्विक प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं जैसे यूएनओ, और मतलब आप अगर देखोगे कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संविधानवाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि भाई लोकतंत्र अगर आपको चाहिए हर देश में तो संविधान होगा, जब ही तो लोकतंत्र होगा। अगर संविधान ही नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे आएगा देशों में, शांति व्यवस्था कैसे बनेगी? क्योंकि सबसे शांत व्यवस्था लोकतंत्र को ही माना जाता है, और उसके लिए आपको संविधान की जरूरत पड़ती है। तो ये आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ अब हम अपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण और लोकतंत्र के बीच संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। यानी कि वैश्वीकरण और लोकतंत्र के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको वैश्वीकरण का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपने 12th में ह्यूमैनिटीज पढ़ी है तो आपको पता है ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। आपके विचार, आपका पैसा, आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पूरी दुनिया में ट्रेवल करता है, उसका प्रवाह होता है, इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। किसी मान लो राइटर ने, कोई राइटर है यूरोप का, इटली का, उसने अपनी कोई किताब लिखी, आप उस किताब को इंडिया में पढ़ रहे हो, तो ये वैश्वीकरण है। अमेरिका ने अपने वहाँ पे बर्गर बनाया मैकडोनल्ड्स का, आज वो अमेरिका हमारे भारत देश में आके अपना मैकडोनल्ड का आउटलेट खोल के बैठा है, तो वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। अमेरिका ने बनाई ब्लू जीन्स और उसको, ब्लू जीन्स को आज आप पहनते हो, तो वो क्या है? वैश्वीकरण है, क्योंकि अमेरिका की संस्कृति यहाँ पे आ रही है। तो कोई भी वस्तु है, कोई भी पैसा है, कोई भी विचार है, कोई संस्कृति है, जब वो इधर से उधर उसका ट्रेवल होने लगे तो समझ जाओ उसी को आप वैश्वीकरण कहते हो। तो अब ये लोकतंत्र के साथ कैसे जुड़ा हुआ है ये हम जानेंगे। तो देखो भाई होता क्या है कि भाई वैश्वीकरण और लोकतंत्र के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ अच्छा अच्छा है, बुरा और अच्छा दोनों है। वैश्वीकरण का तात्पर्य मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैं आपको बैकग्राउंड में समझा चुका हूँ। सीधा मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ कि लोकतंत्र पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, आइए हम जानते हैं। तो देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, वैश्वीकरण से क्या होता है? वैश्वीकरण ने वैश्विक मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और इंटरनेट के माध्यम से लोकतांत्रिक विचारों और मानव अधिकारों के प्रसार को सुगम बना दिया है। क्योंकि भाई वैश्वीकरण के कारण क्या, मीडिया एक्टिव हो गया है, मीडिया स्वतंत्र हो गया है, तो वो भी एक लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और इंटरनेट के माध्यम से लोकतांत्रिक विचार इधर से उधर पहुंच जाते हैं, तो वो भी वैश्वीकरण की ही देन है, इंटरनेट। और मानव अधिकारों का प्रसार होता है, कौन से देश में अगर कोई मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो चीज़ सोशल मीडिया पे इधर उधर हो जाती है ना, तो वो आप कह सकते हो। फिर है ट्यूनीशिया और मिस्र जैसे देशों में लोकतंत्र के लिए आंदोलन वैश्विक संचार प्लेटफॉर्मों जैसे कि सोशल मीडिया से प्रभावित थे। जो हमारा ट्यूनीशिया है वहाँ पे क्या था कि बहुत तानाशाही थी, वहाँ के लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करा, जो भी घटनाएं होती थी सोशल मीडिया पर वो लोग डालते थे। तो इससे क्या है कि लोकतंत्र को लाने के लिए सोशल मीडिया, वैश्वीकरण, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है, नागरिकों को अवेयर बनाने के लिए। फिर है सुधारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव। देखो भाई, जो हमारा यूएनओ होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और जो हमारे एनजीओज होते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक शासन और मानव अधिकारों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है।
तो क्योंकि आप यूएनओ को भी एक वैश्वीकरण का ही एग्जाम्पल मान सकते हो, जहां पर सभी मिलकर काम करते हैं पूरे दुनिया के लिए, ठीक है। तो जब सभी देश मिलकर काम करेंगे, मानव अधिकारों के लिए काम करेंगे, तो यहाँ भी तो लोकतंत्र ही मजबूत होगा ना। ये सारे मिलकर ये थोड़ी कहते हैं कि चलो मतलब सारे के सारे लोग मिलके हम क्या करेंगे, मतलब किसी के ऊपर तानाशाही करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो यूएनओ का मतलब ही यही है कि वैश्वीकरण की वजह से ही यूएनओ है, और सभी जो नेता हैं बड़े बड़े वो मिलते हैं, जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा है या और कई समझौते होते हैं व्यापार के, वो मिलकर करते हैं। कहीं ना कहीं इससे भी अपना लोकतंत्र जो है वो मजबूत होता है। फिर है एग्जाम्पल के लिए, पूर्वी यूरोपीय देशों की तरह अधिनायकवाद से लोकतंत्र की ओर संक्रमण करने वाले कई देशों को यूरोपीय संघ में प्रवेश की आवश्यकताओं के माध्यम से वैश्विक एकीकरण से लाभ हुआ। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, उदाहरण के लिए क्या है, कई देश ऐसे थे जो पहले जहाँ पे वो डिक्टेटरशिप होती थी, जहाँ तानाशाही होती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वैश्वीकरण की वजह से अब ये जो कुछ यूरोपीय संघ जैसा एक वो है, मतलब यूरोपियन यूनियन एक संघ है जहाँ पर सभी यूरोपीय देशों के लिए काम किया जाता है, उनमें जाके वो मेंबरशिप ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, लोकतांत्रिक जो विचार हैं वो वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो वो है एकता आएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आर्थिक अंतर्निर्भरता अधिनायकवाद को कम करती है। अब वैश्वीकरण से क्या होगा, आप एक दूसरे पर निर्भर हो जाओगे। मान लो आप व्यापार कर रहे हो या आप कोई टेक्नोलॉजी अपनी बेच रहे हो इधर से उधर, होगा क्या, आप एक दूसरे पर डिपेंड होगे तो सामने वाला कभी तानाशाही कर ही नहीं सकता, क्योंकि तानाशाही करेगा तो भाई उसको कोई अपना सामान नहीं बेचेगा, अपनी किताब नहीं बेचेगा, अपने विचार नहीं बेचेगा, अपना इंटरनेट नहीं जाने देगा उस देश में, या अपना कल्चर नहीं जाने देगा। तो होगा क्या, जब वैश्वीकरण होगा तो कोई भी अंतर्निर्भरता, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहेगा, तो वो अच्छी बात है। इससे क्या होगा, कभी भी अधिनायकवाद या डिक्टेटरशिप नहीं होगी, क्योंकि जो खुली अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं वहाँ पे क्या होगा, निवेश और व्यापार को बहुत ज़्यादा वो आकर्षित करते हैं। क्योंकि भाई कोई भी देश है जो एकदम खुली अर्थव्यवस्था वाला होगा तो वहाँ पे क्या होगा, व्यापार खुलकर होगा, ठीक है, व्यापार होगा, निवेश होगा, देश का विकास होगा, सरकारें अच्छे से बातचीत करेंगी, तो लोकतंत्र ही तो यहाँ से मजबूत होगा ना, कोई डिक्टेटरशिप तो आएगी नहीं किसी की। फिर है चाइना, फॉर एग्जाम्पल, चाइना सत्तावादी होने के बावजूद भी आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से क्रमिक नागरिक खुलापन दिखा रहा है, हालांकि ये सीमित है। चाइना ना प्रेस की आज़ादी नहीं देता, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत खुला है वो, वहाँ पे आप व्यापार कर सकते हो जाके, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुलापन दिखाता है। लेकिन चाइना का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया था, बेशक से वो कितना भी सत्तावादी है, कितना भी वहाँ पे एक वहाँ के बस वो मतलब जो मेन नेता है उसी की ही चलती हो, लेकिन यहाँ पे फिर भी जब वो थोड़ा बहुत खुलापन दिखाता है तो हल्का फुल्का तो लोकतंत्र आता ही है, पर ये बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है। अब लोकतंत्र पर वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। सकारात्मक में तो आपने देखा, आर्थिक विकास होता है, लोगों का विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, अधिनायकवाद जो है वो कम होता है, ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजी आती है, शांति और ये मानव अधिकारों को आप ज़्यादा अच्छे से देख पाते हो, देश मिलते हैं यूएनओ की वजह से। लेकिन नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं वो भी अब जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय संप्रभुता का कमज़ोर होना। वैश्वीकरण की वजह से आपके देश को खतरा हो सकता है। कुछ संस्थाएं होती हैं जैसे कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसी आर्थिक नीतियां निर्धारित करती हैं जो नागरिकों की लोकतांत्रिक इच्छा को दरकिनार कर सकती है। जैसे कि आईएमएफ द्वारा लगाए गए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों ने कई बार मितव्ययिता उपायों को जन्म दिया जो जनता में असंतोष पैदा करते हैं और लोकतांत्रिक सरकारों में विश्वास को कमजोर करते हैं। यानी कि आईएमएफ ये कभी कभी ऐसी नीतियां बनाती हैं जो कि जनता के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो यहाँ पे अपना फ़ायदा देखते हैं कभी कभी, ठीक है, जनता के अंदर जो है असंतोष आता है और किसी देश के ऊपर खतरा भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं जो है ना, ये लोन भी दे देती हैं और बाद में वो बंदा लोन वापस नहीं दे पाता तो ये बहुत ज़्यादा बदला भी लेती हैं उसके लिए। तो इससे क्या है, जनता का तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा ना। सरकार क्या कर रही है इसमें, लोकतंत्र क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। ये तो सारी संस्थाएं बाहर की हैं जो काम कर रही हैं, तो ये एक नकारात्मक पॉइंट है। फिर है बहुराष्ट्रीय निगमों और अभिजात वर्ग का उदय। होता क्या है, वैश्वीकरण की वजह से जो एमएनसी होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत सारे देशों में रन करती हैं, जैसे कि आपका ये पेप्सी है, आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, पेप्सी लगभग बहुत दुनिया में चलता है, कोका कोला है, ठीक है,
ये क्या है, इसी का एक एग्जाम्पल है। तो ये कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कि मैं आपको जियो का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है। होता क्या है, ये कंपनियां अपना पैसा बनाती हैं, अमीर लोग अमीर हो जाते हैं, कॉरपोरेट वाले बंदे अमीर होते हैं, जो बेचारा गरीब होता है वो कमज़ोर हो जाता है, नागरिकों का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब मान लो ये बड़ी बड़ी कंपनियां मॉल खोलती हैं, मॉल्स में आके अपनी सब्जियां बेच रही हैं, ब्रांडेड ऑनलाइन सब कुछ कर रही हैं, तो जनता सीधा ऑनलाइन मंगवा रही है या मॉल में जाके शॉपिंग कर रही है इनके। और होता क्या है कि जो आम जनता वाले, मतलब जो बेचारे गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, जो रेडियां लगाते हैं, पटरी पे जाते हैं, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा, उनका सामान कोई नहीं खरीदता। तो ये भी तो एक वैश्वीकरण का नुकसान ही है ना उन लोगों के ऊपर, कि उनकी जो छोटी दुकानें हैं उनसे कोई सामान नहीं खरीदता। अब मान लो कोई व्यक्ति, दिवाली का टाइम है, दिवाली का एग्जाम्पल दूं, तो कोई पहले क्या है दिया बेचता है, तो उसके पास कोई नहीं जा रहा, लोग ऑनलाइन लाइट वाले दिए मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो उनसे क्या हो रहा है, कंपनियों का तो फायदा हो रहा है, कोई चाइनीज कंपनी ही तो होगी ना जो उसे बेच रही होगी कई देशों में, लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है, हमारे यहाँ के लोगों का, जो अपने दिए बना के बेचते हैं वो कोई लेता नहीं है। क्या है, लोकतांत्रिक पतन और असमानता। होता क्या है, वैश्वीकरण ने असमानता को बढ़ाया है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति मोह भंग हुआ है, खासकर विकासशील देशों में। कैसे, क्योंकि असमानता आई है। क्यों आई है, जैसा कि राष्ट्रवादी आंदोलनों का सामना करने वाले कई लोकतंत्रों जैसे यूएसए, हंगरी में देखा गया। इसको आप यहाँ स्किप कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई सरकार ज़्यादा इसमें कुछ करती नहीं है, कंपनियां जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुनाफा कमाती रहती हैं, असमानता को बढ़ावा मिलता है। असमानता कैसे होगी भाई, जो अमीर बंदे हैं वो अमीर होते जाएंगे, जो गरीब है बेचारा वो और गरीब होता जाएगा। तो आप ये चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण ने समाज के कुछ वर्गों को हाशिए पर डाल दिया है, ये मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, जस्ट अभी बताया है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र के विकास पर चर्चा करो। अब ये क्वेश्चन आपका अगला है, नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन। उदारवादी और प्रतिनिधि लोकतंत्र ये क्या होता है, पहले तो हम ये समझेंगे, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट आपका लोकतंत्र के ऊपर ही है। तो अब हम, ये कौन सा टाइप है भाई लोकतंत्र का, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा मैं, ये सब कुछ आया हुआ है, आपसे पूछा गया है पेपर में। होता क्या है, उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें नागरिक अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों को चुनता है। सिंपल सी बात है, आपके बीच में से कोई प्रतिनिधि होगा जो आप जिसको चुनोगे, यहां तक समझ आ गया, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होती है। होगा क्या कि भाई आपको आज़ादी होगी चुनने की, जिसको आप चुनोगे वो जवाबदेह भी होगा, वो आप जो भी काम वो गलत करेगा आप उससे पूछ सकते हो। तो यह सदियों से क्रांतियों, सुधारों और दार्शनिक विकास के माध्यम से विकसित हुआ है। ये जो लोकतंत्र है इसको आने में बहुत टाइम लगा है, कई क्रांतियां हुई हैं ऐसी, जब जाकर ये लोकतंत्र आया है। कई सारे सुधारक आए हैं जिनकी वजह से लोकतंत्र आया है, कई सारे फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है, फिलोसफीज दी हैं, उसके बाद ये लोकतंत्र आया है। तो इसके पीछे का विकास बहुत लंबा है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आप सभी को थोड़ा एंशियंट टाइम में लेके जाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि इसका विकास कैसे हुआ इस लोकतंत्र का। प्राचीन टाइम में जो आपका यूनान था, जो ग्रीस था और जो रोम था, उसमें क्या होता था, एक जगह थी एथेंस नाम की, वहां पे एक सिटी स्टेट है। ये सिटी स्टेट का मतलब है एक ऐसा नगर राज्य जहां पे वो खुद की सरकार खुद चलाता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता। तो एथेंस जो है उसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत करी थी, जहां नागरिक सीधे निर्णय लेने में भाग लेते थे। देखो मान लो ये सारे एथेंस के लोग बैठे हैं, ये सारे नागरिक हैं भाई, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, ये बैठ के सारे प्रत्यक्ष वहां पे बैठे हैं और अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो ये एथेंस का फोटो है जो आपके बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा। ओके, तो अब हम समझेंगे ये होता कैसे था। हुआ क्या, ये एथेंस की बात हो गई। रोमन गणराज्य में भी ऐसा ही होता था। रोमन गणराज्य ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और एक सीनेट का उपयोग किया, जिसने भविष्य की प्रतिनिधि संस्थाओं की नींव रखी। यानी कि वहां पे भी यही होता था, एक सीनेट होती थी, उसका चुनाव होता था, वो मेन डिसीजंस लेते थे। प्रभाव क्या हुआ इन दोनों चीज़ों का, कि ये शुरुआत से क्या होता है कि भाई जो भागीदारी है समाज की, जो लोग हैं वो वहाँ पे शामिल हो रहे हैं, और जो वहाँ पे जो चुने जा रहे हैं वो अपना भाई जवाब भी दे रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो इससे क्या होता है, लोकतंत्र का विचार अभी पनप रहा है,
अभी वैसा लोकतंत्र नहीं आया जो हम आज जिस फॉर्म में लोकतंत्र को देखते हैं। अब एक चीज यहाँ पे और आती है, अब थोड़ा सा लोकतंत्र लाने के लिए क्या है कि कुछ नियमावलियां बनने लगी, कुछ कानून बनने लगे कि भाई ये कानून को फॉलो करना पड़ेगा जो राजा होगा उसको। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल है मध्यकाल का, यहाँ पे भी प्रकृति होती है। होता क्या है, जब सामंतवाद और राजशाही का पतन होता है, तो जैसे कि सामंतवाद पहले बहुत चलता था यूरोप में, एक टाइम आया कि उसका पतन हो गया। राजशाही का भी पतन हो गया, एक टाइम आया जब राजा महाराजाओं के खिलाफ क्रांतियां होने लगी। हुआ क्या, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर लिखा था कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, जो मैंने आपको फोटो दिखाई। सी, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो ये है मैग्ना कार्टा, इसमें प्रॉपर लिखा गया था, गाइड किया गया था कि जो वो होगा वो कैसे काम करेगा। तो इससे क्या है, राजा की शक्तियां सीमित हो गई। अब राजा जो है वो लिमिटेड पावर है उसके पास, और कानून का शासन होगा क्योंकि वो कानून था उसमें किताब में। तो इससे क्या है कि भाई पूरी शक्ति एक राजा के पास ना रहकर कानून के द्वारा अब वो शासन चलाने की दिशा में एक कदम था। ठीक है, तो ये भी विकास में आप लिख सकते हो। फिर टाइम आता है आपका पुनर्जागरण का, ठीक है, जिसको आप रेनेसा का पीरियड कहते हो। इटली के अंदर ये पुनर्जागरण हुआ था, कई सारे विचार आए, कई सारी कलाओं का विकास हुआ। तो ये क्या होता है, इसमें लोकतंत्र को क्या फायदा होता है, देखो भाई। पुनर्जागरण का जब टाइम था 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की बात करें, तो जॉन लॉक एक बहुत बड़े थिंकर हैं और रूसो हैं। इन विचारकों ने अपने अधिकारों के बारे में कुछ लिखा कि भाई हर इंसान के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं, कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं। तो वो धीरे धीरे जब इनके विचार लोगों ने पढ़े तो लोकतंत्र को इसमें बहुत ज़्यादा शुरुआती मजबूती मिली। मॉन्टेस्क्यू एक और विचारक थे, इन्होंने भी बोला सरकार की जो शक्तियां हैं उसको बांटो, उसका पृथक्करण करो। एक अकेली सरकार के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, सरकार की शक्तियों को बांटो, उसको डिवाइड करो। तो इससे भी लोकतंत्र की एक नींव रखी गई। तो इनके जो विचार थे ना, इससे क्या होता है कि प्रतिनिधि सरकार और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए दार्शनिक आधार तैयार किया। ये लोग दार्शनिक थे, ये लोग अपनी फिलॉसफी देते थे, अपना विचार बताते थे, इनके विचारों से लोग प्रभावित होते थे, सरकारें प्रभावित होती थी। ठीक है, तो ये आप जरूर लिखोगे इसके विकास में। फिर हम बात करेंगे कुछ क्रांतियां हुई, जैसा कि मैं अभी पीछे डिस्कस कर रहा था, कुछ क्रांतियां हुई। उन क्रांतियों की वजह से भी लोगों के अंदर एक भावना आई लोकतंत्र वाली कि हाँ भाई ये होना चाहिए, अपने पास अधिकार होने चाहिए। तो हुआ क्या, 17वीं से 18वीं शताब्दी में कुछ क्रांतियां होती हैं, जैसे कि अंग्रेजी गृह युद्ध हुआ और गौरवशाली कई क्रांतियां हुई जिससे इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता स्थापित हुई। जैसे कि पहले राजा महाराजा होते थे, अब वहाँ पे एक संसद बनाई गई प्रॉपर। और हुआ क्या, अमेरिका में क्रांति हुई 1776 में, फ्रांसीसी क्रांति हुई जो बहुत फेमस है 1789 में। इससे इन क्रांतियों से क्या हुआ, स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ, सभी लोगों ने आवाज़ उठाई भाई हमें आज़ादी चाहिए। समानता की भावना आई कि हम सभी को बराबर समझो। लोकप्रिय मतलब संप्रभुता, यानी कि अपने ऊपर हम खुद शासन करेंगे, कोई बाहर का आके शासन नहीं करेगा। तो इन क्रांतियों से ये सारे विचार निकले, तो इससे भी लोकतंत्र को मजबूती मिली। इन क्रांतियों की वजह से जो पहले निरंकुश राजा होते थे, जो अपनी मनमर्जी से सब कुछ करते थे, ठीक है, वो चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, और हुआ क्या, संविधान के प्रति ज़्यादा लोग जागरूक हुए कि भाई संविधान होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, इसी से ही हमारा अच्छे से देश चल सकता है। फिर है 19वीं शताब्दी। ये टाइम जब आता है तो अधिकारों में और विस्तार होता है, क्योंकि होता क्या है भाई, शुरू शुरू में जो उदार लोकतंत्रों ने शुरू में मतदान को, पहले क्या होता था, लोकतंत्र जब स्टार्ट हो रहा था तो वोटिंग का जो अधिकार होता है वो केवल अमीर लोगों के पास था, जो वो भी अमीर लोग और वो भी पुरुष, महिलाओं के पास अधिकार शुरू में नहीं था। पर धीरे 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 ये विकास हुआ, ब्रिटेन के अंदर सुधार हुआ और महिलाओं को भी अधिकार दिया गया वोट डालने का, प्रॉपर एक क्रांति हुई। धीरे धीरे ये अधिकार और बढ़े, तो ये भी आप इसको एक विकास का ही एक अंश मानोगे लोकतंत्र का। ठीक है, अब टाइम आता है भाई जिस टाइम पे हमारे युद्ध वगैरह होते हैं, वर्ल्ड वॉर्स। अब टाइम है वर्ल्ड वॉर्स का, तो आइए समझते हैं इसमें क्या है। लेट्स सी। 20वीं सदी आती है, लोकतंत्र मजबूत होने लगता है, विश्व युद्ध होते हैं तो लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रसार होता है। क्यों? क्योंकि 20वीं सदी के मध्य तक सार्वभौमिक मताधिकार आम हो गया था। 20वीं सदी आते आते सभी को वोटिंग का राइट था,
चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वोटिंग का राइट सभी के पास था, लोकतंत्र मजबूत हो चुका था। और संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र और मानव अधिकारों को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि भाई देखो आगे विश्व युद्ध ना हो, देखो पहला विश्व युद्ध हुआ था तो हुआ क्या भाई, उसके लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, अगर आपको इतिहास पता है कि आगे दूसरा विश्व युद्ध ना हो। लेकिन दूसरा भी विश्व युद्ध हो गया तो उसके बाद यूएनओ बनाया गया। यूएनओ का काम यही था कोई भी देश किसी दूसरे पर बेमतलब की लड़ाई ना करे, कोई तानाशाही ना हो, लोकतंत्र का विकास हो, सभी को अधिकार मिले। तो लोकतंत्र मजबूत होने लगा 20वीं सदी में, आप कह सकते हो। फिर 21वीं सदी का टाइम आता है। 21वीं सदी में शीत युद्ध खत्म हो चुका था और उसके बाद क्या है, ज़्यादातर जो आपके यूरोप के देश हैं, पूर्वी यूरोप के देश, वहाँ पे लोकतंत्र आ चुका है। और आज की डेट में तो लोकतंत्र मोस्टली हर जगह आ चुका है। कुछ कुछ जगहों पर जो है अभी भी वो थोड़ा बहुत डिक्टेटरशिप वगैरह वाला माहौल है, लेकिन मोस्टली जगहों पर लोकतंत्र ही पहली पसंद मानी जाती है। चाहे कितनी भी चुनौतियाँ हो, लेकिन जो लोकतंत्र है, उदार लोकतंत्र है, उसमें लगातार सुधार हो रहा है, लगातार उसमें बदलाव हो रहे हैं और लगातार देश इसको अपना भी रहे हैं, आप ये कह सकते हो। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में स्वतंत्र मीडिया जैसे कि सोशल मीडिया सहित क्या महत्व है मीडिया का। स्वतंत्र मीडिया जिसमें सोशल मीडिया भी इंक्लूडेड है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सोशल मीडिया का क्या रोल है। देखो भाई, सोशल मीडिया जो आप यूज़ करते हो, फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, तो ये सोशल मीडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का कैसा एक टूल बन सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। भ्रष्टाचार को उजागर करना होता क्या है, खोजी पत्रकारिता से छिपे हुए भ्रष्टाचार के घोटालों और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का पता चलता है। कुछ पत्रकार होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली किसी के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है, गलत पैसे का यूज़ कर रहा है तो वो पकड़ा जाता है उससे। और मीडिया रिपोर्ट राजनेताओं, नौकरशाहों यानी कि जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं और निजी खिलाड़ियों के अनैतिक व्यवहार को सार्वजनिक जांच के दायरे में ला सकती है। अगर मीडिया आज़ाद होगी ना, कोई नेता अगर गलत बिहेव कर रहा है तो उसको मीडिया में चला दिया जाएगा, या कोई आईएएस ऑफिसर है वो गलत तरीके से काम कर रहा है तो वो मीडिया में दिखा दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें मीडिया में होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, मीडिया से आप जनता को जागरूक कर सकते हो, पब्लिक अवेयरनेस आप मान सकते हो। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है पब्लिक अवेयरनेस, जनता को अवेयर करने में। कैसे, आइए समझते हैं। जन जागरूकता और दबाव। भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में नागरिकों को आप कैसे बताओगे, मीडिया से बता सकते हो। मान लो कोई अधिकारी पैसा लेते हुए पकड़ा गया, घूस लेते हुए, आप उसकी वीडियो को वायरल कर दो व्हाट्सएप पे, आप डाल दो फेसबुक पे, एक्स पे, 2 मिनट में वायरल हो जाएगी और जनता जागरूक हो जाएगी। मीडिया रिपोर्टों से उत्पन्न सार्वजनिक आक्रोश सरकारों को कार्रवाई करने और सुधार शुरू करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर आपने लगातार ट्वीट कर करके, मान लो आपके एरिया में एमसीडी सफाई नहीं कर रहा है, आप लगातार एमसीडी को टैग करके ट्वीट करोगे, एमसीडी की अगले दिन गाड़ी आ जाएगी वहां पे काम पे, ठीक है। इतना दबाव पड़ता है सोशल मीडिया से। अगर आप कमेंट करते हो, टैग करते हो, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो सोशल मीडिया है। जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया एक उपयोगी उपकरण है। क्यों है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो नागरिकों को भ्रष्टाचार के मामलों के सीधी रिपोर्ट करने का अधिकार देते हैं। आप अगर मान लो किसी दफ्तर में गए, आपका काम नहीं हो रहा, इंस्टाग्राम ओपन करो, लाइव शुरू कर दो और बना दो वीडियो उसकी भ्रष्टाचार की, हो जाएगा वो फेमस अगले दिन अधिकारी। तो वायरल कर दो उस चीज़ को, तो आरोप की जांच होगी और तुरंत कार्रवाई होगी उसके ऊपर, है ना। फिर क्या है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निगरानी भी रख सकते हो आप किसी के ऊपर। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। निगरानी, मीडिया संस्थाओं के कामकाज पर नज़र रखता है। जो हमारा मीडिया होता है वो सभी सरकारी संस्थाओं का कामकाज देखता है, सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, या जो वादे हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो प्रेस की आज़ादी होगी तो सरकारी अधिकारियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग नहीं होगा। प्रेस और मीडिया हमेशा उस पर नज़र रखेगी, भ्रष्टाचार मीडिया नहीं होने देगी, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, ठीक है, लोकतंत्र का। मीडिया का आज़ाद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप समझते जाओ। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है ना, आप लाइक करते रहा करो और कमेंट बॉक्स में भी आप फीडबैक देते रहना। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आती है मीडिया से। सरकार का जो भी कामकाज है अगर उसके ऊपर मीडिया की रिपोर्टिंग होगी तो एक खुलापन आएगा, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। आप डिबेट करो, पब्लिक डिबेट करो,
मीडिया उसको ऑर्गेनाइज करवाएगी, आप अपने हैं भेजो प्रतिनिधि जो भी हैं, और सामने से अगली पार्टी भी भेजेगी, डिबेट होगी, पता चलेगा काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सब बातें हैं। चुनौतियां और सीमाएं भी हैं। देखो मीडिया को कभी कभी क्या है, सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है। सरकारें सेंसरशिप लगा देती हैं कि कुछ चीज़ों को तो आप चला सकते हो मीडिया में, कुछ को नहीं चला सकते। कभी मीडिया के ऊपर राजनीतिक दबाव भी आ सकता है, तो इससे क्या होगा, मीडिया उतना प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाता, और सोशल मीडिया पे कभी कभी फेक न्यूज़ भी वायरल हो जाती है, जो कि बहुत गलत बात है, जो दंगे भड़का सकती है। ऐसा भी है, सोशल मीडिया का गलत यूज़ भी हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन यूनान या फिर प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करो। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यूनान में, जो प्राचीन यूनान था, प्राचीन यूनान में लोकतंत्र कैसा था, कैसे वहां पे सब काम होता था। यूनान, जिसको आप एंशियंट ग्रीस कह रहे हो इस क्वेश्चन में, भाई यूनान में शुरुआती लोकतंत्र वहीं से ही तो विकसित हुआ था। अभी एक पीछे भी एक प्रश्न इससे मिलता जुलता आया था, तो आइए फिर समझते हैं इसमें क्या है। प्राचीन ग्रीस के लोकतंत्र विशेष रूप से एथेंस, एथेंस क्या था, एक सिटी स्टेट था, एक नगर राज्य था। एथेंस नगर राज्य क्या होता है, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा शहर जो अपनी गवर्नमेंट को खुद चलाता है, किसी पर निर्भर नहीं होता, सारे संसाधन उसके पास होते हैं, वो खुद सब करता है। हालांकि क्या है, इसमें कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, दोनों बातें पढ़ेंगे। तो एथेंस में क्या होता था, एथेंस एक जगह है, मैंने आपको बताया प्राचीन यूनान में, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता था। क्या होता था, नागरिक निर्णय लेने में सीधा भाग लिया करते थे, और आप अगर देखोगे नागरिकों ने निर्णय लेने में सीधे भाग लिया। लेकिन मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है, आधुनिक लोकतंत्र में क्या होता है, आप अपने निर्वाचित करके बंदे को भेजते हो ना निर्णय लेने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बंदा जो है ना वो खुद अपना काम करेगा। तो इससे क्या है, लोगों की भागीदारी एक्टिवली ज़्यादा होगी, सक्रिय लोग रहेंगे, जिससे लोगों को सीधा अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति मिलेगी। आपके अंदर जो भी विचार आ रहा है आप डायरेक्ट जाके बता सकते हो। इसकी आलोचना क्या है, देखो भाई, प्रत्यक्ष भागीदारी समय लेने वाली थी, यानी कि अगर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, सारे अपनी अपनी राय देंगे, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा ना, और बहुत जटिल हो जाएगा मामला। इससे आवेगपूर्ण निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी पैदा हुई। कोई गुस्से में निर्णय ले रहा है, जो कभी कभी अपनी भावनाओं से मान लो निर्णय ले रहा है, भावनात्मक होकर इमोशनल निर्णय ले रहा है, तो ये एक इसकी आलोचना है। फिर है नागरिक भागीदारी। होता क्या है, केवल स्वतंत्र वयस्क पुरुष नागरिक ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। दास, महिलाएं और जो विदेशी लोग होते हैं और जो युवा पुरुष हैं वो वोट नहीं डालते थे, वो निर्णय नहीं लेते थे। तो ये भी एक तरीके से भाई गलत बात है। इससे क्या है, इसने कुछ नागरिकों को शासन में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान किया। इसका फायदा तो है कि एटलीस्ट कुछ लोग तो है ना जो आवाज उठा रहे हैं, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। बट इसके अपोजिट में जब आप लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो कि भाई इसमें बहुत सारे ग्रुप्स को तो बाहर रख दिया, महिलाओं को, दासों को, एक बहुत बड़ा हिस्सा तो बाहर है निर्णय लेने से, तो ये अच्छा कैसे हुआ, समझ रहे हो। और बहुसंख्यकों का यह बहिष्कार समानता के दावे को कमजोर करता है, जिससे कि देखो समानता तो है ही नहीं ना। जब आप महिलाओं को राइट नहीं दे रहे हो वोटिंग का, दासों को राइट नहीं दे रहे हो, जो युवा हैं उनको राइट नहीं दे रहे हो, तो फिर आपका क्या मतलब हुआ, कैसा आप यहाँ पे मतलब वोटिंग का सिस्टम करवाना चाह रहे हो। कानून के समक्ष समानता। एथेंस के अंदर हर नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में जाने का एक इक्वल राइट था, और इससे होता क्या है, जवाबदेही और पारदर्शिता की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। जो भी वहाँ निर्णय लिए जाते थे वो एकदम फैक्चुअल बातें होती थी और पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सब होता था। लेकिन इसकी आलोचना भी है, कैसे, व्यावहारिक वास्तविकता सच्ची समानता से बहुत दूर थी। यानी कि असलियत में ऐसा समानता जैसा वहाँ पे कुछ नहीं था। जो कहा जा रहा है ना कानून के सामने सब बराबर थे, ऐसा नहीं है। समाज में कोई उच्च जाति का था, कोई निम्न जाति का था, कोई अमीर था, कोई गरीब था। पैसे वाला जो था, जो धनी था ना, उसके पास ही ये सारे राइट्स थे। तो आप मान सकते हो कि ये इसकी आलोचना है। और उनके प्राचीन यूनान में सभा आयोजित की जाती थी जिसको एक्लेसिया कहा जाता था। तो ये एक मुख्य सभा थी जहाँ पर नागरिक कानून, युद्ध और जो भी मेन पॉलिसीज होती है ना उसके लिए चर्चा करते थे, इकट्ठा होते थे।
ये फायदा क्या हुआ इससे कि लोगों के अंदर एक भावना पैदा हुई सामूहिक निर्णय लेने की, ग्रुप डिसीजंस लेने की एक भावना पैदा हुई। ठीक है, ये इसका गुण है। फिर आगे बढ़ते हैं। आलोचना क्या है भाई, लगातार जब बैठक होती थी तो इससे क्या है कि भाई हमें ऐसे मेंबर चाहिए जो हर मेंबर मतलब हर बैठक में आ रहा हो, पर कोई काम धंधे वाला बंदा है वो हर बार तो नहीं आ पाएगा, तो इसमें उन नागरिकों को शामिल नहीं किया जाता था जो शासन के लिए अपना काम छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। हर कोई अपना काम धंधा बंद करके नहीं आ सकता, तो केवल जो अमीर लोग हैं जो खाली रहते थे वो इसमें आते थे, तो ये इसकी आलोचना हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको? यहां तक आप समझ रहे हो प्राचीन यूनान में क्या सिस्टम चल रहा है। अब आगे देखते हैं। 500 लोगों की परिषद जिसको कहा जाता है बॉल। तो बॉल क्या होता था? बॉल ने विधानसभा में चर्चा के लिए मामले तैयार किए। ये विधानसभा जो होगी, मेन जो इनकी सभा बड़ी होगी, वहां पे क्या क्या मामले डिस्कस होंगे वो मामले तैयार किए जाते थे इस परिषद में। सदस्य जो इसमें जाते थे बॉल में, उनको लॉटरी के द्वारा चुना जाता था ताकि कोई भी भाग इसमें ना ले, यानी कि एक लॉटरी होगी और ये रैंडमली चुन लिया जाता था लॉटरी से। जब रैंडमली सदस्य चुने जाएंगे तो इससे क्या होगा कि भाई अभिजात वर्ग के लोग जो हैं उनका वर्चस्व कम हो जाएगा, क्योंकि रैंडमली तो भाई गरीब बंदा भी आ सकता है ना लॉटरी में, तो गरीब बंदा जाएगा तो भ्रष्टाचार कम होगा, अमीर बंदा रहेगा तो भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा। इसकी आलोचना क्या है? इसका उद्देश्य यही था कि ये निष्पक्ष हो, रैंडमली किसी को भी चूज करो और वो आगे डिसीजन लेगा, वो मुद्दे तैयार करेगा जो मेन सभा में डिस्कस होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, लॉटरी में ऐसा बंदा भी तो निकल सकता है जो योग्य ही ना हो, जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो किस काम का है? वो क्या करेगा? बड़े पद पे पहुंच गया, नॉलेज उसको है ही नहीं। ये बातें हैं। और क्या होता था, कभी कभी समाज से भी निकाल दिया जाता था किसी को। कैसे होता था मैं आपको बताता हूँ। समाज से निकाला, देखो जो ये एथेंस जैसे सिटी स्टेट्स होते हैं ना, इसमें क्या होता था, कोई व्यक्ति अगर खतरनाक लग रहा है, जो खतरा हो सकता है समाज के लिए, उसको 10 साल के लिए गांव से या शहर से निकाल दिया जाता था। उसके लिए वोटिंग होती थी कि भाई सभी इकट्ठे हो जाओ, वोटिंग करो, इसको बाहर निकालना है। तो इससे क्या होगा कि भाई आप अत्याचार जो लोग कर रहे हैं ना, उसको आप सीधा बाहर भगा दो, सीधा अपने नगर से ही बाहर कर दो। आलोचना कभी कभी इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। मान लो किसी की पर्सनल किसी से चालाकी या दुश्मनी है, तो वो सभी को इकट्ठा करके गांव से उसको निकलवा सकता था जिसके पास मेजोरिटी है। ओके, ऐसे सीन बिग बॉस में होते हैं ज़्यादातर। फिर है सीमित पैमाना और स्थानीय फोकस। अब इसमें क्या है, देखो भाई, जो ये सिटी स्टेट्स होते थे ये छोटे लेवल के होते हैं। एथेंस जैसे मैंने आपको बताया, ये सीमित है। ये बड़े बड़े साम्राज्यों में आप ये व्यवस्था नहीं चला सकते हो, ये छोटी जगह के लिए ही कामयाब है। तो जिनकी आबादी कम है, जहाँ कम लोग मिलकर निर्णय ले सकते हैं, तो ये इसकी आलोचना, मतलब आप इसकी विशेषता भी मान सकते हो कि भाई ये छोटे एरियाज के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है। पर इसकी आलोचना ये है कि ये बड़े क्षेत्रों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उस टाइम के बड़े बड़े साम्राज्य थे, जिस टाइम पे एथेंस था ना, तो वो बिल्कुल भी लोकतंत्र वगैरह को नहीं अपनाते थे। ओके, तो इससे पता चलता है कि ये बहुत छोटे स्केल पर कामयाब था। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, लोकतंत्र जो है भाई वो सामाजिक विविधता को समायोजित करने का सबसे अच्छा तरीका है। उदाहरण सहित बताओ कि लोकतंत्र से आप समाज में जो विविधता है उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए फिर अब इस प्रश्न को देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हमारा देश, जैसा कि आप सभी जानते हो, विविधता से भरा हुआ एक देश है जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो इन सभी को अच्छे से मैनेज करने के लिए लोकतंत्र क्यों बहुत जरूरी है, ये हम समझेंगे आज के इस प्रश्न में। देखो भाई, लोकतंत्र सामाजिक विविधता को अच्छे से समायोजित करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यह विभिन्न समुदायों, अलग अलग आइडेंटिटी वाले लोगों और अलग अलग संस्कृतियों और विचारधाराओं के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अनुमति देता है। क्यों? कि भाई लोकतंत्र होगा तो यहाँ पे पहली बात तो किसी का क्या है कि भाई तानाशाही तो चलेगी नहीं, सभी अपने अपनी जगह से अपना अपना प्रतिनिधि चुनेंगे जो उनके कल्चर का होगा, उनकी भाषा बोलता होगा, तो वो हर कोई अपना शांत रहेगा। और यह चुनाव, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कानूनी ढांचा और नागरिक स्वतंत्रता जैसे
तंत्र प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक समूह के पास अपनी चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक आवाज और एक मंच हो। कैसे लोकतंत्र होगा? मान लो फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ इंडिया है, नीचे साउथ इंडिया है, तो नॉर्थ इंडिया वालों के पास भी एक तंत्र है अपना, वो लोगों को चुनते हैं, अपने नेताओं को, अपने प्रतिनिधियों को, जो जाते हैं और उनके लिए काम करते हैं। सिमिलरली साउथ इंडिया में भी यही होता है, उनके अपने नेता होते हैं जिनको वो चुनते हैं, जो लोगों की चिंताओं को, समस्याओं को वहां पे जाके अपना भाई एक मंच प्रदान करते हैं, ठीक है, लोकतंत्र के कारण। तो लोकतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है विविधता वाले देश में, खासकर जैसा हमारा भारत है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और समावेशन कैसे? देखो भाई, लोकतंत्र में क्या होता है, विभिन्न जातीय, धार्मिक और भाषाई समूह, यानी कि अलग अलग जातियों वाले लोग, अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, यानी कि अपना जो भी उनका जो अपने लिए वो काम करवाना चाहते हैं उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं अपनी, ठीक है, अपनी भाषा बोलने वाले लोग मिलकर, अपने कल्चर वाले सभी लोग मिलकर, और चुनावों में भाग ले सकते हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनको सीधा एग्जाम्पल के लिए देखो, भारत ने संघवाद के माध्यम से, संघवाद क्या है यहाँ पे कि भाई जो हमारा भारत है वो राज्यों का एक संघ है और यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों को बांटा गया है, ठीक है। तो भारत ने संघवाद के माध्यम से इस विविधता को सफलतापूर्वक हल किया है, क्योंकि भाई यहाँ पे राज्य सरकारें भी होती हैं, ऐसा तो है नहीं केंद्र सरकार सब कुछ करती है, तो हर राज्य की अपनी सरकार होती है, वो उस राज्य की जो भी डिमांड होती है उसके ऊपर काम करती है। जहाँ विभिन्न भाषा और जातीय समुदायों को राज्य सरकारों के माध्यम से स्वायत्ता दी जाती है, यानी कि एक पावर होती है राज्य सरकार के पास, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सरकारें होती हैं और अपने एरिया के हिसाब से काम करती हैं। मौलिक अधिकार और समानता, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, आप अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाते हो। आप जो है धर्म और कानून के समक्ष समानता, यानी कि आप अपने धर्म को आज़ादी के साथ कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, कानून सभी के लिए बराबर होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ये मौलिक अधिकार लोकतंत्र में आपको भारत में मिलते हैं गारंटी के साथ, और ये सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक जो समूह हैं, देखो डाइवर्सिटी में तो वो भी लोग आते हैं ना जो संख्या में कम है, जो मान लो संख्या में कम है, उनको कोई अगर कोई सहारा है तो वो लोकतंत्र का ही तो सहारा है, जहां उनको भेदभाव नहीं होता उनके साथ। एग्जाम्पल समझते हैं। रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका ने सभी जातियों के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा देने वाला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। पहले क्या था, अब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद होता था, गोरे और काले का, श्वेत और अश्वेत का विभाजन था। तो जब ये सब चीजों से छुटकारा मिला तो उन्होंने ऐसा संविधान बनाया, ऐसा लोकतंत्र रखा जहां पर ये कोई भी मतलब भेदभाव ना होता हो। तो इससे क्या होता है, इन लोगों का भी फायदा होता है। संघवाद और विकेंद्रीकरण, होता क्या है, लोकतंत्र से संघवाद या फिर शक्तियों को जब आप बांट देते हो, उसके माध्यम से क्या होता है, जो सत्ता है, जो पावर है, उसको भी आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको साझा कर देते हो अपने राज्य सरकारों के साथ। जिससे क्या होता है कि आप मान लो छोटे लेवल की अगर कोई राज्य सरकार है तो आप उसका भी सम्मान कर रहे हो ना, उसको भी आप पावर दे रहे हो अपने कानून बनाने की। अपने देखो, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, एक केंद्रीय संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है, 3 सूचियां होती हैं। उसमें लिस्ट में नाम मतलब प्रॉपर टॉपिक्स लिखे होते हैं, किस टॉपिक पे कौन सी सरकार कानून बनाएगी। तो जो राज्य सरकार के टॉपिक्स होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, फॉरेस्ट वगैरह हो गया, तो वो क्या है, इससे आप उनका सम्मान कर रहे हो राज्य सरकार का, कि आप उसको भी पावर दे रहे हो ना अपनी सत्ता में से कुछ हद तक। एग्जाम्पल देखो, बेल्जियम अपने फ्रेंच भाषी, वॉलन और डच भाषी फ्लेमिश आबादी के बीच, ये जो एक क्या है, डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले आपस में लड़ते रहते हैं, तो इनके तनाव को प्रबंधित करने के लिए दोनों समुदायों को स्वायत्ता देकर संघवाद का उपयोग करता है, कि भाई दोनों को थोड़ी थोड़ी पावर दे दी और दोनों का जो है तनाव थोड़ा सा कम कर दिया। तो एक एग्जाम्पल है संघवाद का, आप संघवाद इंडिया में भी देख सकते हो, ठीक है। शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान तंत्र, लोकतंत्र को हमेशा ये माना जाता है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होगा, न्यायालय स्वतंत्र होगा, चुनाव होंगे प्रॉपर, और आप संवाद कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो। इससे क्या है, जो भी विवाद होंगे वो लड़ाई झगड़े की बजाय एक प्रॉपर जो है शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद मिलेगी आपको। एग्जाम्पल के लिए है, कनाडा जो देश है वहाँ पे क्यूबेक नाम की जगह है, क्यूबेक अलगाववादी आंदोलन से हिंसक संघर्ष के बजाय जनमत संग्रह जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निपटा
मतलब वहाँ पे निपटारा करता है। जैसे मान लो क्यूबेक नाम की जो जगह है, वहाँ पे कुछ अलगाववादी लोग हैं, तो उनको हिंसा करके मारपीट करके समझाने की बजाय भाई वहाँ पे सीधा वो क्या करता है कि भाई जनमत संग्रह, वहाँ के लोगों से ही पूछ लो ना कि रहना है साथ में या नहीं रहना, ठीक है। तो जनमत संग्रह से ही एक लोकतांत्रिक रास्ता होता है जो एक सॉल्यूशन देता है आपको। लोगों से पूछ लो कि भाई क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण होता क्या है, लोकतंत्र में हमेशा अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा होती है, जिससे कि कोई भी समूह जो है वो हाशिए पर ना जाए। किसी को ऐसा एकदम दरकिनार मत कर दो समाज में कि बिल्कुल किनारे कर दो। जैसे होता क्या है, यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन के कारण जो है कुछ कानूनी परिवर्तन हुए, जिससे अफ्रीकन जो अमेरिकी लोग थे और जो बाकी लोग थे उनको पहले बिल्कुल ब्लैक्स कहा जाता था। जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर, आपने एक नाम सुना होगा, ये चला था बहुत, कि उनके साथ बहुत बुरा होता था। वहाँ की अमेरिका की पुलिस भी कुछ गलत कर देती थी उनके साथ, या कुछ भी ऐसा होता था ना। तो ये क्या होता है, कुछ कानूनी परिवर्तन हुए, क्योंकि भाई लोकतांत्रिक देश है, कानून में परिवर्तन आया तो उनको भी कुछ अधिकार मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आप मान सकते हो, बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र का होना। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उदाहरण के साथ बताओ। जो हमारा एंशिएंट इंडिया है, जो हमारा प्राचीन भारत है, क्या वहाँ पे कुछ लोकतांत्रिक चीजें थी? अगर थी तो वो कौन सी थी, आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। तो बिल्कुल थी भाई, हमारे प्राचीन भारत में भी लोकतंत्र का कुछ ना कुछ आपको कुछ झलक देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, गण संघ, जिसको आप गणराज्य कहते हो, होता क्या है, कुछ कुछ हमारे प्राचीन भारत में ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जहां पे कोई राजा का शासन नहीं होता था, बल्कि वहां पे कई सारे लोग मिलकर शासन करते थे, नेता बहुत सारे, और इन जगहों को गण संघ कहा जाता था। अब आप गण संघ का मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे लोग मिलकर शासन कर रहे हैं, ना कि एक राजा। तो इसका मतलब है लोगों की सभा है, वो लोग आके बैठ रहे हैं, साथ में डिसीजन ले रहे हैं, और इन सभाओं में जो है नेता लोग आएंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक विशेषता है इसमें। जैसे वज्जी नाम से एक संघ था, ठीक है, क्या था कि एक प्रसिद्ध इसका उदाहरण है, वज्जी में लोग नियमित बैठकों के माध्यम से निर्णय लेते थे, ठीक है। वज्जी जो एक आप कह सकते हो एक गणसंघ का उदाहरण है, जहाँ पे लोग एक समूह में मिलकर वहाँ पे डिसीजन लेते थे। उदाहरण के लिए जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है महापरिनिब्बाण सुत्त में ये बताया जाता है कि वज्जी गणराज्य को एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां लोग अक्सर मामलों पर निर्णय लेने के लिए मिलते थे, जो उनके सहभागी शासन को दर्शाता है। यानी कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है महापरिनिब्बाण सुत्त, उसमें एक प्रॉपर लाइन बताई गई है कि वज्जी नाम की जो जगह थी वहां पे लोग मिलते थे, प्रॉपर डिस्कस करते थे और सामूहिक रूप से डिसीजन लेते थे। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया पहला। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पंचायत। हमारे प्राचीन भारत से पंचायत बहुत चलती है। गांव के लोगों में क्या होता है, मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंधन के लिए पंचायत होती है, जहां 5 सदस्यों का एक समूह होता है, और ये पंचायतें डेली जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं होती हैं उसको संभालती हैं और गाँव के लिए निर्णय लेती हैं। और ग्रामीण ग्राम सभाओं, यानी कि जो गांव की बैठक होती है वो ग्राम सभा है, ठीक है। गांव के चुनिंदा कुछ लोग होंगे, वो वहां डिसीजन लेंगे, महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करेंगे, जहां हर कोई अपनी राय देगा। तो ये पंचायत भी तो एक लोकतंत्र की तरीका होता है ना, सभी लोग मिलकर, कोई अकेला थोड़ी डिसीजन ले रहा है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में सभा और समितियों का उल्लेख मिलता है, जहां पर प्रारंभिक सभाएं होती थी, जहां पर लोग सामुदायिक मामलों पर चर्चा करते थे, मिलकर सभा में बैठते थे और निर्णय लेते थे। तो ये एक एग्जाम्पल है ऋग्वेद से जो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। राजाओं के अधीन स्थानीय शासन होता क्या था, मौर्य और गुप्त साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्यों में भी स्थानीय क्षेत्रों में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दी जाती थी उनको अपने हिसाब से शासन करने के लिए। स्थानीय शासन होता था, ठीक है, स्थानीय लेवल पर कुछ अधिकार दिए जाते थे। स्थानीय परिषदें होती थी, व्यापारियों के समूह होते थे, ठीक है, श्रेणी जिसको कहा जाता था, और गांव के नेता होते थे कुछ, जो रोजमर्रा के मामलों को संभालते थे। हर छोटे से छोटे मामले में, गांव के मामले में राजा खुद थोड़ी आता था, चंद्रगुप्त मौर्य खुद थोड़ी आएगा छोटे गांव के मसले को हल करने। तो गांव के लेवल पर क्या है, थोड़ा स्थानीय शासन चलता था। राजा का मेन काम होता था बड़े बड़े निर्णय लेना, और वो निर्णय लेने के लिए भी मंत्री और अधिकारियों से सलाह लेता था, ठीक है, उसके सलाहकार होते थे, उसके प्रधानमंत्री होते थे।
उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र जो चाणक्य की लिखी हुई एक किताब है, उसके अंदर ये बोला गया है कि शासन पर एक पुस्तक है जो अर्थशास्त्र, उसमें ये उल्लेख है कि शक्तिशाली राजाओं को भी सलाहकारों की बात सुननी चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। कि चाणक्य कहते हैं कि राजा कितना भी शक्तिशाली हो पर उसको अपने सलाहकारों की बात को समझना और सुनना चाहिए और नियम के अनुसार काम करना चाहिए। तो ये उदाहरण आप जरूर मेंशन करना अपने पेपर में, आप जब भी लिखोगे। और क्या था, अब हमारे प्राचीन भारत में क्या है, जो बौद्ध धर्म मतलब जो बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध ने, आपको पता होगा जो हमारा बौद्ध धर्म है, उनकी भी क्या होती थी, सभाएं होती थी, वो सभी लोग मिलते थे, डिसीजंस लेते थे। अब इसको समझते हैं क्या दिया गया है इसमें। बौद्ध और जैन सभाएं, तो बौद्ध और जैन धर्मों में जो भिक्षु होते थे ये अपना एक संघ बनाते थे, ठीक है, और ये संघ में मिलकर डिस्कस करते थे और इन संघों की बैठक भी होती थी। पूरे प्रॉपर संघ बनते थे, सभी लोग बैठते थे जहां सभी सदस्य अपनी अपनी राय बताते थे और जो भी निर्णय होता था वो सभी की वोटिंग काउंट करके उसके बाद होता था। तो ये भी तो एक लोकतंत्र का ही एग्जाम्पल है जो आपके सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। उदाहरण के लिए जो बौद्ध धर्म के संघ होते थे वो निर्णय लेने के लिए रंगीन पत्थरों वाली मतदान प्रणाली का उपयोग किया करते थे, जो लोकतांत्रिक प्रथा का प्रारंभिक रूप दर्शाता है। मींस कोई ऐसे रंगीन पत्थर होंगे कि भाई अगर आपको ये डिसीजन लेना है तो इस रंग का पत्थर डाल देना वहां पे, वो डिसीजन लेना है तो वो पत्थर रख देना। मींस कोई भी आप एक तरीका देख रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या है, एक लोकतंत्र का शुरुआती रूप ही तो है। जब आप बटन दबा के आज की डेट में ईवीएम का यूज करके चुनते हो, किसी डिसीजन पे आते हो, वहां पे क्या पत्थर वगैरह यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो प्राचीन टाइम है ना। महिलाओं की क्या भूमिका होती थी, देखो समाज में ज्यादातर क्या पुरुषों का प्रभुत्व होता था, दबदबा ज्यादा होता था, फिर भी कुछ महिलाएं धार्मिक सभाओं में भाग लेती थी और संघों में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सम्मान दिया जाता था। यानी कि बाद में ये हुआ था, शुरुआत में तो महिलाएं अलाउड नहीं थी बौद्ध धर्म के अंदर संघ में, पर कुछ समय बाद जो था वो महिलाओं को भी अनुमति मिल गई थी। तो महिलाओं को शुरू में इतना अधिकार नहीं था। निष्कर्ष यही है कि भाई प्राचीन भारत में आधुनिक लोकतंत्र तो नहीं था जैसा आज हम ईवीएम मशीन का यूज करते हैं, बट हाँ आप अगर ये सब चीजें देखो कि गणसंघ होते थे, पंचायतें होती थी और इनके बौद्ध धर्म के संघ होते थे, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है ना कि लोकतंत्र तो था भाई। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है भाई, हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में जो क्षेत्रीय दल होते हैं ना, छोटी छोटी पार्टियां, एक तो होते हैं राष्ट्रीय दल, बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, एक होती है छोटे छोटे लेवल की पार्टियां, इनका क्या रोल होता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो आइए आपको बताते हैं। छोटी पार्टियां जो होती हैं वो छोटे एरिया के इंटरेस्ट को लाती हैं सामने, छोटी जगह में क्या डिमांड है उस जगह की पर्टिकुलर। तो आइए बताते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो इसके कुछ सकारात्मक पहलू हैं कि कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ इसके नकारात्मक पहलू भी होंगे, कुछ इसके विपरीत मतलब इसके कुछ विरोध में भी होंगी बातें। तो पहले हम सकारात्मक देखेंगे। क्या होता है, जो ये छोटी पार्टियां होती हैं ये क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जो छोटी रीजनल पार्टीज होती हैं, ये अपने लोकल लेवल के मुद्दों को क्या करती हैं, प्रायोरिटी देती हैं, प्राथमिकता देती हैं, जिसको आप आगे जाके मान लो आपके एरिया का कोई बंदा है, छोटे लेवल की प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे उजागर करोगे, छोटी पार्टी ही उसको अच्छे तरीके से बता सकती है। तो इससे क्या होता है, एक अधिक समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया बनती है, जहां छोटे छोटे लोगों को भी आप जोड़ रहे हो अपने साथ में, जहां राष्ट्रीय एजेंडों के साथ साथ क्षेत्रीय एजेंडों पे भी बात होती है। बड़े टॉपिक्स पे तो बात होनी ही चाहिए, पर छोटे टॉपिक्स पे भी तो ध्यान देना चाहिए ना, ये बात इसमें आ जाती है। लोकतंत्र को बढ़ावा देना, जो ये छोटी पार्टियां होती हैं ये लोकतंत्र को बहुत बढ़ावा देती हैं। कैसे होता क्या है, अगर सिर्फ बड़ी पार्टी का दबदबा चलेगा तो लोकतंत्र तो वो नहीं कहलाएगा भाई। छोटी पार्टी होगी, छोटे लोग उसमें मतलब लोकल लेवल के लोग शामिल होंगे, वो अपनी सरकार छोटी सी बनाएंगे अपने क्षेत्रीय लेवल पर। तो क्या होगा इससे, अब छोटी पार्टियां ना ज्यादातर जो निगम के चुनाव होते हैं या ऐसे लेवलों पर ज्यादा जीतती हैं, ठीक है। ये छोटी पार्टियां फिर अपने स्थानीय लेवल पर अच्छा काम कर पाती हैं, इनको पता होता है हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। तो ये है। और क्या है, गठबंधन सरकारें भी इन्हीं की वजह से बनती हैं। अब मान लो छोटी छोटी पार्टियों ने बहुत सारी सीटें जीत ली और बड़ी पार्टी का बहुमत नहीं बन पाया, तो वो क्या करेंगी, बड़ी पार्टियां इनके साथ गठबंधन करेंगी। गठबंधन होगा तो क्या होगा कि भाई सरकार के ऊपर ये कंट्रोल रखेंगी छोटी पार्टियां,
क्योंकि एक स्थिर बनाने के लिए कई दलों को बातचीत करनी पड़ती है। अगर सरकार स्थिर रखनी है ना, लंबे समय तक गवर्नमेंट चलानी है, छोटी पार्टियों को भी सुनना पड़ेगा। अब मान लो छोटी पार्टियों को नहीं सुनोगे तो वो अपना समर्थन वापस ले लेंगी, आपकी सरकार गिर जाएगी। तो गठबंधन सरकार को चलाने में भी छोटी पार्टियों की ही भूमिका होती है, और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने का काम भी छोटी पार्टियां ही करती हैं, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं वो ज़्यादातर नेशनल मुद्दे जो होते हैं उनके ऊपर काम करती हैं और छोटी समस्याओं को अक्सर इग्नोर करती हैं। अब मोदी जी थोड़ी आएंगे देखने गाँव में कौन सी सड़क टूटी हुई है, ये तो वो बताएगा ना जो स्थानीय लेवल का नेता होगा वहाँ का। तो ये बात है। क्षेत्रीय पार्टियां क्या करती हैं कि भाई क्षेत्रीय लेवल पर कैसे आर्थिक विकास करना है, क्या सांस्कृतिक विकास करना है, कौन सी भाषा को संरक्षण देना है, क्या मुद्दा है छोटे लेवल का, वो उसके ऊपर काम करती है। अब कुछ चुनौतियां भी हैं इसकी। अब इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं भाई, सकारात्मक है तो नकारात्मक भी होंगे। तो आइए बताते हैं क्या है। राजनीतिक विखंडन होता क्या है, क्षेत्रीय दलों के उदय से विखंडन हो सकता है जिससे स्थिर सरकार बनना मुश्किल है। भाई मान लो कुछ पार्टियों को बहुत ज़्यादा चुल है, वो अपना समर्थन दे के फिर वापस ले रही है, फिर दे रही है, फिर ले रही है, सरकार तो हिल जाएगी ना इससे, और इससे बार बार चुनाव करवाना पड़ेगा, अस्थिरता पैदा होगी, क्योंकि गठबंधन सरकारों में पंगे बहुत होते हैं। और क्या होगा, नीतिगत पक्षाघात। इसका मतलब क्या होता है, देखो जो ये क्षेत्रीय पार्टियां होंगी इससे प्रभावित गठबंधन सरकारें प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय मांगों के कारण राष्ट्रव्यापी नीतियों को लागू करने में संघर्ष कर सकती है। मान लो कि एक छोटे लेवल की पार्टी है, छोटी पार्टी है, ये गठबंधन में है किसी बड़ी पार्टी के साथ में, वो बड़ा सोच रही है, ये छोटा सोचेगी, ये बोलेगी पहले मेरा काम कर फिर उसके बाद कुछ आगे होगा। समझ रहे हो, छोटी छोटी नीतियों को लेकर भी ऐसे होगा, पंगे होंगे, बार बार विवाद होगा, जिससे नेशनल डेवलपमेंट रुकेगा, क्षेत्र की बातें ज़्यादा होने लगेंगी। ठीक है। और क्या है, संकीर्णता आती है, छोटी सोच। क्षेत्रीय दल कभी कभी राष्ट्रीय एकता के बजाय स्थानीय हितों को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं, कि देश को कम सोचती हैं छोटी पार्टियां, अपने एरिया के विकास के बारे में ज़्यादा सोचेंगी। इसी को तो संकीर्णतावाद कहते हैं, छोटी सोच, संकीर्ण सोच। ठीक है, जहां आप क्या करोगे, अपने नेशन के इंटरेस्ट को छोड़कर पहले अपने एरिया के इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझोगे। तो इससे क्या होगा, ये होगा संकीर्ण सोच का विकास होगा। फिर इसके अलावा राजकोषीय निहितार्थ होता क्या है कि भाई जो छोटी पार्टियां होती हैं कभी कभी इनके पास प्रॉपर फंड नहीं होता काम करने के लिए, तो लगातार ये पैसे के आवंटन की मांग करते रहते हैं। हालांकि इससे स्थानीय विकास को बढ़ावा मिल सकता है, भाई आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, लेकिन इससे राष्ट्रीय वित्त पर दबाव भी पड़ सकता है। आप बार बार अगर आप डिमांड करोगे पैसे की, फंड की, तो इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सरकार को थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ने लगेगा और राज्यों के बीच में असमानता पैदा होगी। मान लो आप एक ही राज्य के एक ही क्षेत्र को ज़्यादा पैसे दे रही है सरकार, तो वो पैसा एक पूरा वो होता है ना कि इक्वल इक्वल सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि कोई असमानता ना हो किसी को पैसे की, तो ये दिक्कत, संतुलन बिगड़ सकता है कभी कभी अगर ऐसा होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, वो है लोकतंत्र में सरकार की वैधता निर्वाचित प्रतिनिधियों की निरंतर जांच से प्राप्त होती है। आप अगर लगातार ये जो आप प्रतिनिधियों को चुनते हो, इनकी जांच होती रहेगी, जब भी लोकतांत्रिक सरकार होगी वैलिड एकदम। कैसे, आइए देखते हैं। तो जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र के अंदर। आपका प्रतिनिधि कर क्या रहा है, कोई भी है उसको, चाहे वो एमपी है, कोई सीएम है, कोई पीएम है, उसको देखो ना वो कर क्या रहा है। सबसे पहला है जनता के प्रति जवाबदेही। देखो भाई, जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि आपका नेता है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, उसका ये पहला काम है कि जनता को जवाब दे वो क्या काम करके आ रहा है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि उनके कार्य जनहित के अनुरूप हों। जो भी काम नेता करेगा वो जनता की भलाई में होना चाहिए। तो नियमित जांच होगी अगर लगातार समय समय पर, तो क्या होगा, जवाबदेही होगी, वो नेता डरेगा कुछ भी गलत काम करने से, और लोगों को जिम्मेदारी के साथ, मतलब वो अपनी जो है जिम्मेदारी निभाएगा, जो भी उसका रोल है। और इसके अलावा क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं, शासन में एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता आएगी। लगातार अगर किसी नेता की जांच होती रहेगी ना, तो उसका काम जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, और अधिकारी लोग जो भी होंगे वो लगातार क्या करेंगे, जिससे निर्वाचित अधिकारियों के लिए नागरिकों की जानकारी या सहमति के बिना निर्णय लेना मतलब कठिन हो जाएगा, कि भाई जो जनता के भलाई में है वही निर्णय लो। लगातार जांच होती रहेगी तो मनमर्जी से निर्णय नहीं ले पाओगे, ये काम होता है। और सार्वजनिक भागीदारी,
इसमें क्या है, आप लगातार जांच करोगे, इससे नागरिकों को शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका मिलेगा। क्या जनता के लिए ही तो जांच हो रही है ना, जनता के सामने लाया जाएगा कौन सा नेता भ्रष्टाचारी है, कौन सा नेता गलत काम कर रहा है, जिससे उन्हें सवाल करने, आलोचना करने और प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने की शक्ति मिलती है। जांच होगी तो जनता सवाल करेगी, जवाब देना पड़ेगा, और इससे क्या है, जनता मजबूत होगी, जिससे सत्ता में बैठे लोग जो हैं उनकी वैधता भी मजबूत होगी। वैलिड जब ही होगी सरकार जब जनता को जवाब दोगे, गलत काम नहीं करोगे, और लगातार जब आपकी जांच होगी। फिर है भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग रुक जाएगा। अगर लगातार नेताओं की जांच होगी ना समय समय पर, तो उससे क्या है, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा एक समय पर। अगर लगातार जांच होती है अच्छे तरीके से, नियमित रूप से इंस्पेक्शन करने से क्या होगा, गलत काम रुकेंगे, सरकार जो है उसमें क्या है, जनता का विश्वास बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, अच्छे से सरकार भी काम करेगी। ये बात होती है जांच करने से, और नीतियां अच्छे से आप लागू कर पाओगे, क्योंकि निरंतर जांच होगी तो जो नेता है भाई उसको अपने वादों को पूरा करना पड़ेगा। जनता के लिए जो है लाभकारी नीतियां जो है वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए प्रेरित वो होगा, जिससे क्या होगा कि भाई उसके नेतृत्व में विश्वास मजबूत होगा। जब वो नेता काम करेगा तो जनता का विश्वास बढ़ेगा उस नेता में, वो जब ही बढ़ेगा जब लगातार उसकी जांच होगी। फिर क्या है, जांच कानूनी रूप से होती है, संस्थागत जांच भी होती है। न्यायपालिका भी अपनी तरफ से जांच करवा सकती है, और कई सारी एजेंसियां होती हैं जो कि एंटी करप्शन होती हैं एजेंसियां, और वो काम करती हैं, और कोई भी अगर गलत काम हो रहा है और उनको सबूत मिलता है तो तुरंत उसकी सजा होती है, नेताओं को जेल में भी डाला जाता है। आपने कई नेता ऐसे देखे होंगे जो कई भ्रष्टाचार, कई घोटालों में जेल जाते हैं, कभी जेल से आते हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। और क्या है, आवधिक चुनाव होता क्या है, नियमित चुनाव जनता को पुनर्मूल्यांकन करने और यदि आवश्यक हो तो प्रतिनिधियों को बदलने की अनुमति देते हैं। होता क्या है, जब चुनाव होते हैं ना समय समय पर, हर 5 साल बाद, तो जनता को एक मौका मिलता है। अगर इस नेता ने सही काम नहीं किया है और आपको पता है हर जांच में वो गलत आ रहा है, तो आप उसको बदल दो, उसको रिप्लेस कर दो, है ना, और सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखता है और सरकार की वैधता सुनिश्चित करता है। कैसे, जब लगातार चुनाव होंगे तो जनता का कंट्रोल रहेगा सत्ता पर, जनता अपने हिसाब से नेता को जितवाएगी और सरकार भी वैलिड रहेगी, वैध रहेगी। तो ये बातें इसमें आती है, जांच होना भाई बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।